कभी कभी इंसान जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा होता है वह उसे नहीं मिलता है तो वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने की कोशिश करता है। आज की घटना में बिल्कुल ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो कि चाह रहा होता है कि वह उस चीज़ वह मिले, लेकिन उसे नहीं मिल पाता और उसी में एक लड़की जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जगह पड़ता है खाटू घाटा। वहीं की रहने वाली ममता खांडेकर, जिसकी उम्र 19 साल थी, वह अपने पिता रामविलास के साथ रह रही होती है। ममता खांडेकर का जो माँ थी वह इस दुनिया को छोड़कर 2 साल पहले चली जा चुकी थी। जो ममता थी वह अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है और वह बेहद ही सुंदर थी और बेहद ही सुशील थी। गांव मोहल्ले के जो लोग थे वह हर कोई चाहता कि उनका जो बेटा बेटियां हैं वह सभी ममता की तरह बने, ममता की तरह पढ़ने में तेज हो और अपने घर का ख्याल रखें। ममता 12वीं की पढ़ाई को कंप्लीट कर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए वह अपने पिता से कहती है, रामविलास से, कि पिताजी मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। जो उसके पिता रामविलास होते हैं वह कहते हैं, बेटी तुम घर पर ही रहो, मैं आगे की पढ़ाई तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। जो ममता होती है वह घर पर रहने लगती है और कुछ दिन बीतते हैं। ममता जो होती है वह फिर से अपने पिता से कहती है कि पिताजी, वह जो है वह कुछ काम करना चाहती है। जो वह एक मेडिकल स्टोर पर पता की है कि वहाँ पर एक स्टाफ की आवश्यकता है, वहाँ पर वह जाएगी और कुछ पैसे उसे मिलेंगे तो घर में जो आपका सहयोग होगा और हम लोग का जो स्थिति है वह सही थोड़ी होगी। जो रामविलास होते हैं वह कहते हैं, नहीं, तुम्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना कमाने के लिए, तुम घर पर रहो, तुम अपना ख्याल रखो और हो सके तुम अपने यहीं पर रहकर कुछ पढ़ाई भी कर लिया करो। जो ममता होती है वह कहती है, नहीं पिताजी, मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर जाऊँगी मेडिकल स्टोर पर, तो वहाँ पर कुछ सीखने को भी मिलेगा और वहाँ पर पैसे भी मिलेंगे, जिससे हम लोग का घर अच्छे से चलेगा। ममता के कहने पर जो रामविलास होते हैं, ममता के पिता, वह तैयार हो जाते हैं। अगले दिन होता है, ममता तैयार होकर निकलती है। उसके पिता कहते हैं, बेटी तुम जा तो रही हो लेकिन अपना ध्यान रखना। जो ममता थी वह कहती है, पिताजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। इतना कहते हुए वह ममता जो होती है वह एक ऑटो पर बैठती है और वह सीधे जहाँ पर उसे काम मिला था मेडिकल स्टोर पर, वह वहाँ पहुँच जाती है। उसके घर से मेडिकल स्टोर की जो दूरी थी वह करीब 7 किलोमीटर थी। पर दिन वह जो एक ऑटो पर वह आया जाया करती थी। पर दिन उसे जो ऑटो वाला था वह हर दिन जो 9 बजे सुबह के उसके गेट पर आकर लगा दिया करता। ममता जो थी उसके गेट पे जाती और वह ऑटो में बैठकर वह वहाँ चली जाया करती। शाम को जब जो अब आने का ममता का टाइम होता, जो ऑटो वाला होता वह वहीं पर जाकर मेडिकल स्टोर के पास वह ऑटो लगा दिया करता और उस पर बैठकर वह घर आ जाया करती। दिन ऐसे ही गुजर रहा होता है और उसी बीच में जो ममता थी वह एक साइकिल को खरीद लेती है। जो ऑटो में पैसे काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे और शुरुआती दिनों में मेडिकल स्टोर पर उसे अच्छे खासे पैसे नहीं मिल रहे थे। इस कारण से वह सोचती है कि जितने पैसे वह ऑटो में दे रही है हर महीने, कि क्यों न उसे एक साइकिल ले लेनी चाहिए। इसलिए वह एक साइकिल को ले लेती है और उसी से वह आना जाना शुरू कर देती है। दिन बीतते जा रहे थे और दिन बीतते बीतते एक दिन जो होती है ममता, वह घर पर नहीं आती है। जो रामविलास होते हैं वह घर पर अपनी बेटी ममता का इंतज़ार करते हुए रहते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर रामविलास को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि अब मेरी बेटी जो है अब तक आ क्यों नहीं, रात के 9 बजने वाले हैं, ममता घर पर क्यों नहीं आई। जो उसके पिता होते हैं ममता के, वह अगल-बगल पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि ममता को आपने देखा है क्या, वो आई है मेडिकल स्टोर से। जब वहाँ पर सभी लोग जो थे वह मना करते हैं, तो रामविलास जो थे वो अपने घर से निकलते हैं साइकिल पर और सीधे उस मेडिकल स्टोर पर पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं मेडिकल स्टोर जो है वह भी बंद होने वाला है। वहाँ पर जाकर कहते हैं कि उनकी बेटी ममता जो है वह घर पर अभी तक नहीं पहुँची, वह कब यहाँ से निकली है। तो मेडिकल स्टोर के जो मालिक था वह कहता है, ये तो शाम के करीब 5 बजे ही यहाँ से वह निकल चुकी है। इतना सुनते ही जो रामविलास होते हैं वह वहाँ से निकलते हैं और सारी तरफ वह अपने जो होते हैं जितनी भी कोशिश खोजने की अपनी बेटी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। एक दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जो ममता के पिता थे रामविलास, वह उसे ढूंढते हुए रहते हैं। ढूंढते ढूंढते वह एक नहर के किनारे पहुँचते हैं। तो देखते हैं कि नहर के किनारे
एक दुपट्टा पड़ा हुआ है जो बिल्कुल उनकी बेटी के जैसा है। वह तुरंत उस दुपट्टे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं का बेटी का दुपट्टा है। ये देखकर वह तुरंत उसी नहर के किनारे वह दौड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी बेटी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। उनकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है। वह वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह ममता की ही डेड बॉडी है। इस चीज़ को देखते ही वह वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वह अपनी बेटी को बार-बार नाम लेकर पुकार रहे होते हैं। अगल-बगल के जो आने-जाने वाले थे, वह सभी उस व्यक्ति को रोते हुए, चिल्लाते हुए देखते हैं नहर के किनारे। तो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक पिता जो है वह अपनी बेटी को गोद में लेकर रो रहा है। इस चीज़ को देखकर वह सभी जो थे उसे कहते हैं कि चुप हो जाओ, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पूरे उन्हीं में से कोई व्यक्ति जो था वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और बॉडी को अपने अंडर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस को पता चलता है कि उसे दम घुटने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर गई है। उसका गला दबाकर जो कि इस दुनिया से अलविदा किया गया है। इस बात को सुनते ही उसके पिता जो थे वह कहते हैं मेरी बेटी से किसी की दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से उतनी जो मैं हम लोग लगाव रखा करते थे, या आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। उसी रिपोर्ट में एक और भी चीज़ लिखा हुआ नीचे था कि उसके साथ जो है वह संबंध बनाया गया है और एक नहीं 3-3 लोग ने उसके साथ संबंध बनाया है। इस बात को सुनते ही उसके पिता होते हैं वह और भी रोना शुरू कर देते हैं। वह समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस जो होती है वह जांच करना शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस जो होती है वह ममता से के वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर वह काम कर रही होती है मेडिकल स्टोर पर। वहाँ पर पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पर भी जो मेडिकल स्टोर का जो मालिक था वह कहता है कि उस दिन वह शाम के 5 बजे ही वो वहाँ से चली गई थी, वह अपने साइकिल से। फिर वह वहाँ से निकलते हैं और उसके पिता से पूछते हैं कि उसकी अगर कोई सहेली हो तो बता दो। जो उसके पिता थे वह कहते हैं उसकी 2 सहेलियाँ हैं, जिसका नाम है अर्चना खांडेकर और सुषमा खांडेकर, जो कि उनके गाँव की ही है और वह भी यहीं पर शहर में ही काम करने आया करती है। पुलिस जो होती है वह उन दोनों के पास पहुँचती है और वह दोनों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है जो वह अर्चना खांडेकर थी वह बताती है कि जो ममता खांडेकर थी वह उस दिन शाम को 5 बजे वह उसके साथ आ ही रही होती है, लेकिन उसकी साइकिल की चेन जो थी वह उतर गई थी। इस कारण से वह वहीं रुक गई और वह साइकिल को बनवाने लगी और वह कही कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आती हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हुए घर पर पहुँच गए, लेकिन वह वापस नहीं आई। पुलिस उन दोनों के बयानों को सुनती है तो पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ममता खांडेकर है वह कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। वह पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस कहती है कि ठीक है, इस मोहल्ले के जितने भी लोग हैं रात में सबसे लेट आया करते हैं, उनके बारे में जानकारी दो कि उस दिन सबसे लेट कौन आया था। तभी पता चलता है कि जिसका नाम सुरेश होता है वह रात के करीब 11 बजे सबसे लेट वह गांव में पहुंचा था। पुलिस जो होती है वह सुरेश को उठाती है और सीधे थाने लेकर चली आती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। जो सुरेश होता है वह कहता है कि वह एक ढलाई का काम किया करता है और उसकी साइकिल जो है वह ख़राब हो चुकी थी, इस कारण से पैदल आने में उसे घर लेट हो गया। और वह कहता है कि मुझे एक व्यक्ति पर शक है जिसका नाम विवेक है, जो हर वक्त वह ममता के ऊपर कमेंट किया करता है और उसे वह पसंद करता है। पुलिस जो होती है विवेक का नाम सुनते ही विवेक को उठाती है और सीधे थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। विवेक कहता है कि वह ममता के ऊपर कमेंट जरूर करता है, उसे ज़रूर पसंद करता है, लेकिन उसकी इतनी मजाल नहीं है, इतनी हिम्मत उसे नहीं है कि ममता को वह इस दुनिया से अलविदा कर दे। पुलिस को जो था वह अभी समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता है। दिन गुजर रहे थे, दिन गुजरते ही पुलिस जो थी वह अब उस केस को धीरे धीरे क्लोज करने की सोच रही होती है, क्योंकि कोई भी उसके सुराग नहीं मिल रहा होता है। तभी जो उसकी सहेली अर्चना होती है ममता का, वह फिर से थाने पहुंचती है करीब 1 हफ्ते बाद और वह सीधे उस थानेदार के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे एक व्यक्ति पर शक है, अगर आप चाहो तो उसे
जांच कर कर देखो, उस पर पूछताछ कर कर देखो, हो सकता है कि वह कुछ बता दे। जो वहाँ के थानेदार था वह कहता है कि आखिर तुम्हारा शक जो है वह किस पर है। जो अर्चना होती है वह कहती है कि उस ऑटो वाले पर मुझे काफ़ी ज़्यादा शक है, जो ऑटो पर हमेशा आया जाया करती थी और वो ऑटो वाले से कुछ जो कि बातें कहा सुनी हुई थी, इस कारण से उसने साइकिल खरीद ली और वह साइकिल से आना जाना शुरू ही की थी। करीब 1 हफ्ते बीते ही थे कि वह जो है वह इस दुनिया से अलविदा हो गई। मुझे लगता है कि उस ऑटो वाले ने ही कुछ न कुछ किया है। पुलिस जो होती है उस ऑटो वाले के तलाश करना शुरू करती है और उस ऑटो वाले को पकड़ कर थाने पे लेकर आती है। थाने लेकर जैसे ही पुलिस वाले उस ऑटो वाले को लाते हैं, तो पुलिस वाले को देखकर वो ऑटो वाले की पसीना छूटना शुरू हो जाता है। जो पुलिस वाले वहाँ पर थे, जो थानेदार वहाँ पर था, वह समझ जाता है कि वह ऑटो वाला ही कुछ न कुछ ज़रूर किया है, जिससे इसे इतनी पसीना ज़्यादा छूट रहा है। वह पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है, वह सारी चीज़ें वही चीज़ें दोहरा रहा होता है कि वह हर दिन 9 बजे उसे घर से पिकअप करने आता और हर दिन उसे छोड़ दिया करता। जब पुलिस उसे कड़ी से पूछताछ करना शुरू करती है, तो वह ऑटो वाला जो था वह सारी चीज़ों को कबूलना शुरू कर देता है कि उसका नाम बावला बंजारा है और जो ममता थी उसे हर दिन वही उसे पिकअप करता और उसे हर दिन ले जाया करता, हर दिन लाया करता। वह दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, इस कारण से उसे वह किराया नहीं लिया करता। ममता जो थी वह किराया देती, लेकिन मैं जो था उस किराया नहीं लेता और ऐसे ही दिन बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। काफ़ी दिन तक बीतते जा रहे थे, ममता को मैं धीरे-धीरे पसंद करने लगा था और एक दिन ऑटो चालक जो बावला बंजारा था, वह उसे प्रपोज़ कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम बेहद ही सुंदर हो और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही जो ममता होती है बावला बावला बंजारा पर गुस्सा होना शुरू हो जाती है और गुस्सा होते हुए वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन होता है, वह ऑटो पर फिर से वह ममता बैठती है और बीच रास्ते में वह ऑटो वाला रोक कर ममता को फिर से कहना शुरू करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, वरना मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। जो ममता थी वह उसे पर गुस्सा होना शुरू कर देती है और गुस्से में वह उस ऑटो वाले को एक चाट लगा बैठती है। इतना कर कर जो ऑटो वाला था वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वह भी ममता से गुस्सा होना शुरू कर देता है और कहता है कि इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतना कहते हुए वो ऑटो वाला जो था बावला बंजारा वह वहाँ से चला जाता है। ममता जो थी वह अपने काम पर चली जाती है। अगले दिन होता है, अगले दिन होते ही जो बावला बंजारा था वह अपने एक दोस्त के पास पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचकर वह शराब की एक बोतल को लाता है और दोनों मिलकर बैठकर पीने लगते हैं। जो बावला बंजारा था वह कहता है तुम्हें एक मेरी काम करनी पड़ेगी, जो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन वह लड़की जो है वह मना कर रही है, जो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसके साथ जो है संबंध बनाएं। जो वह व्यक्ति था वह तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो उसे अपने ऑटो पर बैठाकर इधर ले आना। लेकिन जो बावला बंजारा था वह कहता है कि मेरे ऑटो पर वह अब नहीं बैठती, वह अपने साइकिल से आती है और साइकिल से ही जाती है। जब शाम को ममता साइकिल से आ रही होगी, मैं उसे किसी भी बहाने साइड में लेकर आऊँगा, उसके बाद हम दोनों उसे लेकर कहीं अलग चले जाएंगे। इतना दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जो बावला बंजारा था वह इस पर प्लानिंग के अनुसार काम कर रहा होता है। तभी जो बावला बंजारा का था एक माँ भतीजा वह वहाँ पर पहुँच जाता है और वह बावला बंजारा को रोकने लगता है, उससे बातें करने लगता है। बावला बंजारा जल्दबाजी में था, तो वह अपने भतीजे से कहता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे एक लड़की ने चाटा मारा है, उसका मैं यहाँ पर जो है उसे बदला लेने आया हूँ। इस बात को सुनते ही जो उसका भतीजा होता है बावला बंजारा का, वह भी कहता कि ठीक है, मैं भी तुम आपका साथ दूँगा, लेकिन करना क्या होगा। जो बावला बंजारा था वह सारी प्लानिंग को उसे बताता है। उसके बाद तीनों मिलकर उसके जो रास्ते से कोई बहाना कर कर जो बावला बंजारा था उसे साइड में ले जाता है और एक नहर के किनारे वह ले जाकर वह उसके साथ तीनों मिलकर संबंध बनाते हैं। जो बावला बंजारा होता है वह कहता है कि ऐसे इस दुनिया में से रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो हम लोग जो है वह फँस जाएँगे, क्यों ना इसे इस दुनिया से अलविदा कर दो। इस बात को सुनते ही वह तीनों जो थे, जो बावला बंजारा का जो दोस्त था, बावला बंजारा का भतीजा था, वह तीनों मिलकर उसके गले को दबाते हैं और इसे इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं।
बावला बंजारा का बयान जब पुलिस सुनती है, उसे रिकॉर्ड करती है और उसी के बुनियाद पर उन तीनों को पकड़ा जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। बावला बंजारा और उनके भतीजा और उसका दोस्त तीनों आज जेल के सलाखों के पीछे अपनी उम्र कैद की सज़ा को काट रहे हैं। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या ममता खांडेकर की गलती थी कि जिस दिन उस ऑटो वाले ने उसे प्रपोज किया, उसे अब शादी करने को कहा, उस दिन अपने पिता को सारी बातों से अवगत करा देनी चाहिए थी? या फिर उसके पिता की गलती थी कि वह अपनी बेटी ममता खांडेकर को जॉब पर जाने के लिए राज़ी हो गए? या फिर उस ऑटो चालक की गलती थी कि जिस चाह में वह था वह उसे नहीं मिला, तो इस तरह की चीज़ों को वह काम किया? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।